अच्छा जी, here we go। ये एक हमारा एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने ना आप लोगों को इसलिए कराना होता है, मैं चाहूँ तो इसे इसे अपनी वर्कशीट्स में से ना कराऊं या निकाल दूं। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ना एडिशनल वर्किंग कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल कहाँ से आया सर? एडिशनल वर्किंग कैपिटल कब रिक्वायर्ड होता है या क्या चीज़ होती है? बड़ी आसान सी इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं। अगर आप एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले लें, कोई भी प्रॉपर्टी कहीं जाएं, कोई दुकान रेंट पे ले लें, तो रेंट का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है। यस। और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कब तक उसके पास रहता है? जब तक रहता है, दोबारा बोलिए, कब तक रहता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके पास? जब तक आप वो रेंट पे करते हैं और दुकान इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन आप वो दुकान छोड़ देते हैं, वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देता है। ऐसे ही होता है। आपने अपने स्कूल में एडमिशन लिया, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उन्होंने अगर एडमिशन फीस के साथ आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था तो वो उनके पास रहा। आपने अगर कुछ नहीं तोड़ा वोड़ा स्कूल में, स्कूल आपका ऑफ हो गया, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा ही होगा। एडिशनल वर्किंग कैपिटल को ऐसे भी सोचें सर। पहले मैं दो दुकानें चलाता था, दो स्टोर्स चलाता था, तो दो स्टोर्स में स्टॉक रखने के लिए मुझे पैसे चाहिए होते होंगे, है ना? पैसों से स्टॉक खरीदूंगा, स्टॉक को फिक्स कर दूंगा। मैंने एक और दुकान लकी वन में खोल ली, एक दुकान मैंने डॉल्फिन सिटी में खोल ली, मैंने चार दुकानें कर दी, दो से चार कर दी। जवाब दें, डू आई नीड मोर स्टॉक नाउ? यस। इसका मतलब है इन्वेंट्री बढ़ गई। यस, इन्वेंट्री बढ़ गई तो जवाब दीजिए, पैसे आए या गए? गए। हालांकि करंट एसेट आया है, लेकिन मैं ये कहूँगा जब भी आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ता है तो सर आपके पैसे जो होते हैं ना, करंट एसेट जो होता है आपका, वो आपका, माना कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई मगर आपका कैश जो है वो आपके पास से चला गया। ये तो बात समझ में आई ना? इसकी मजीद क्लैरिटी ना आपको जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो जाएगी। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे होंगे तो मैं आपको बड़ा डेप्थ में बता दूंगा कि सर इन्वेंट्री की मूवमेंट, रिसीबल्स की मूवमेंट, प्रीपेड की मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है बिजनेस में, वहाँ हम देख लेंगे। लेकिन अभी क्या मैं बता रहा हूँ, जब भी हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हमारा पैसा हमारे पास से चला जाता है। लेकिन अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमने लगा दिया, उसके बाद 4 साल बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें रिफंड भी हो जाएगा। और ये बात समझ में? तो वो जो रिफंड होगी हमें चीज़, वो बेसिकली हमारे लिए वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल का रिवर्सल है, कैश का इनफ्लो हो गया। आगे बात समझ में हम सब? अब ये क्वेश्चन कराना क्यों जरूरी है सर? पहली बात तो ये बताऊं आपको, 2017 से पहले, 5 वर्ष से पहले पहले आपका एक फॉर्मूला होता है एआरआर का। एआरआर के फॉर्मूले के अंदर आप लिखते थे सर एवरेज इन्वेस्टमेंट। लिखते हैं? अभी मत लिखिएगा, सुनिए, ये नहीं लिखना आपने। उसका फॉर्मूला क्या होता है समझा? ओरिजिनल कॉस्ट क्या करेंगे कशर? स्क्रैप वैल्यू अपॉन क्या कर देंगे सर? 2। ये इसका फॉर्मूला। असल फॉर्मूला अभी भी आप गूगल करोगे तो आपको नजर आएगा, वहां लिखा हुआ है एडिशनल वर्किंग कैपिटल, लिखा हुआ है। गूगल करोगे ना, अभी भी गूगल कर लोगे आप, तो आपको नजर आएगा फॉर्मूले में ये चीज भी एडेड है। 2017 में ये चीज निकाल दी गई। 2017 में कहा गया, जो लोग बिजनेस वाले हैं वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बिजनेस में तो पढ़ाया नहीं गया ये फॉर्मूला। वहां तो लिखा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। हम तो फिर भी एवरेज कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, हम तो ये करते हैं। तो इसका मतलब है सर, जो आपका जो जो बेसिक फार्मूला है, वो फार्मूला आपका सर यहाँ आके जो है ना, यहाँ आके सर कंप्लीट होता है। तो ये जो फार्मूला एडिशनल वर्किंग कैपिटल वाला, अब इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करने जा रहे हैं हम। आ रही है बात समझ? मैं इसके लिए तो आपको स्पेशली ये बात बोली नहीं रहा कि अभी फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो। सर ये फॉर्मूला है हमारे कोर्स में? नहीं, अब नहीं है। लेकिन मैं आपको ध्यान देने की क्या बात कर रहा हूँ, जब भी आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल इंसर्ट करेंगे, पैसे आपके पास से क्या होगा? दोबारा बोलो हमजा, चले जाएंगे। और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वो पैसे हमें वापस कर देगा। ऐसे ही होगा ना, हम स्टॉक बेच देंगे फिर वो। सर ये बात करके ना मैं आपकी क्लास को स्टार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कराते वक्त मुझे आपको इस बात का ख्याल रखवाना है, ये बात बतानी है कि ज़रा पुराने स्टाइल के क्वेश्चन हैं, कभी आप पास से पास कर रहे हुए, आप 2020, 22, 19 से पहले चले गए, तो आपको सर ये वाले पेपर्स मिलेंगे जिनमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल होगा और उनका काम ऐसे करना है। और ये बात समझ में, वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो आप परेशान ना हो कि ये क्या हो रहा है, इसलिए सिखा रहा हूँ। सर लिखा हुआ जी लिमिटेड कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस एंड हैज टू डिसाइड बिटवीन टेकिंग प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। बोथ प्रपोजल्स हैव अ लाइफ ऑफ 4 years। इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव नो स्क्रैप वैल्यू। सर इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट्स इज एज फॉलोज। सबसे पहले आपके पास लिखा है इनिशियल आउटले। एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है 1.5 लाख की, एक इन्वेस्टमेंट करनी है 1,40,000 की। एनुअल सेल्स आपके पास आएंगी 1 लाख की, फिर उसके बाद एक आएगी आपके पास 1,20,000 की। एनुअल परचेजेस आपके पास आएंगी सर 40,000 की और 65,000 की। मैं अगर आपसे छोटे छोटे सवाल करूं, तो एनुअल सेल्स का मतलब हो गया सर कैश का इनफ्लो। एनुअल परचेजेस का मतलब हो गया सर कैश का आउटफ्लो। सर उसके बाद लिखा हुआ अदर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 8% एंड 5%। ये सामने आपके गिवन है, दोबारा से देखें सर। अदर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आपके पास कितनी गिवन है? 8%। और दूसरी कितनी गिवन है सर आपके पास? 5%। अदर कॉस्ट है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है, कॉस्ट है तो आउटफ्लो हो गया।
इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर आप प्रोजेक्ट ए चूज करेंगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल में 10,000 का इंक्रीज आएगा, तो उसका मतलब है जब आप प्रोजेक्ट लगाएंगे तो 10,000 का इंक्रीज करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? इसका मतलब है 10,000 आएंगे या जाएंगे? जाएंगे। और सर 18,000 आगे आप प्रोजेक्ट बी लगाएंगे तो 18,000, मगर ये जब जाएंगे तो ये आखिरी साल में क्या होगा, वापस भी आएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? ये जितने भी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होते हैं प्रोजेक्ट के खत्म होने पर ये डिक्रीज भी हो जाएंगे वापसी। आ रही है बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप यूं समझ लेते हैं, कभी कभी यार मैं एक नई दुकान लूँ, यूएस में तो ऐसा भी होता है सर, आप वहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं सारे इदारों को, सारी गवर्नमेंट्स को, तो आपका वर्किंग कैपिटल टाई अप होता है ना उसके अंदर फिर, और जब आप वो जगह खाली कर देंगे आपको सिस्टम सिक्योरिटी वापस भी कर देगी। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह ही है। सर आगे लिखा हुआ है जी लिमिटेड के पास 10% डिस्काउंट फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिस्काउंट फैक्टर 10% है, 0.09 पे सर आपका पहला है, 0.826 पे दूसरा है, 751 पे तीसरा और 683 पे चौथा है। डिस्काउंट फैक्टर आपके पास दूसरा वाला जो है वो 30% है। ईयर आपके पास 1 2 3 4 इसी तरह गिवन है, उसकी उनके फैक्टर्स गिवन है। सबसे पहले आपने ARR निकालना है। सर ARR के आगे मैंने खुद ही मेंशन कर दिया सर, ARR से आप क्या निकालते हैं सर, प्रॉफिट से निकालते हैं, प्रॉफिट चाहिए होता है आपको। सर अभी देखें सर डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, सर अभी कहीं भी डाटा में हमारे पास प्रॉफिट नहीं गिवन है, हमें ये पूरा काम करके दिखाना है। आ रही है बात समझ में? एक काम मैं करके दे रहा हूँ, दूसरा काम आप फिर घर जाके करेंगे। सर सबसे पहले मैं आया, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बी को आप सॉल्व करेंगे। सर मैं यहाँ लिखता हूँ सर मैं काम करने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट ए के ऊपर, आप बी पे खुद काम करिएगा घर जाके। सर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आके एक लाइन ड्रॉ की। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन तो सर मैं आपको पता ही है सर, मैं हमेशा कह रहा हूँ आपसे ईयर से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 एंड 4, 4 सालों की सर मैंने यहाँ बात की। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास सेल्स को मैंने कह दिया सर रेवेन्यू। सर आप इसे कैश इनफ्लो लिख देते, लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं रेवेन्यू लिखूंगा, क्योंकि अब आपको आगे चल के ये चैलेंजेस का सामना होगा कि सर रेवेन्यूज को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो रेवेन्यू लिख दिया मैंने। दूसरी चीज़ सर आपके पास लिखा हुआ था सर इसके अंदर एनुअल परचेज कॉस्ट और फिर अदर कॉस्ट, तो सर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन आसान हुआ करते थे। यहाँ लिख दिया मैंने आके परचेजेस, उसके बाद सर मैंने यहाँ लिख दिया आके सर इसके अंदर अदर कॉस्ट, ये भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग कर दिया ताकि कैलकुलेशन में समझ में आ जाए बात को। सर यहाँ लिख दिया मैंने। अभी भी सर क्या नहीं आया हमजा, अभी भी कैश फ्लो नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा कैश फ्लो? कैश फ्लो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक वर्किंग कैपिटल का भी किस्सा है इसमें, है ना, इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सर अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का कॉलम ना बनाए, नहीं बनाए कोई मसला नहीं, नहीं बनाए तो कोई मसला नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ कि सर चेंज इन क्या आएगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सर ये कॉलम आ जाएगा आपके पास। चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, आ रही है बात समझ? डेल्टा लिखा है मैंने, अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हो थोड़ी सी तो आपको पता होगा दिस इज, ये डेल्टा का साइन कब यूज करते हैं, जब चेंज आता है, तो चेंज के लिए सर मैंने ये लिख दिया। अब सर बिल्कुल आ जाएगा कैश फ्लो। तो सर अगर हम इन सबको प्लस माइनस कर देंगे तो इवेंचुअली सर आप सबसे आखिरी चीज़ हमारे पास क्या आएगी सर, वो आएगा कैश फ्लो। उस कैश फ्लो को सर अगर हम उस कैश फ्लो में से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रीसिएशन, अगर मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा हमजा, तो हमें क्या मिल जाएगा सर, इवेंचुअली हमें क्या मिल जाएगा सर, प्रॉफिट, जिसके पहले पार्ट में रिक्वायरमेंट है। सर ये इतना बड़ा टेबल बना, एग्जैक्टली मैं आपको कल से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, टेबल की लेंथ बढ़ेगी, आगे जाके टेबल की लेंथ बढ़ेगी, इतनी आसानी से CI का A2 नहीं निकलेगा। सर अब चले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सर रेवेन्यू, जवाब दें, जीरो पे रेवेन्यू क्या होगा, जीरो। सर जवाब दें, परचेज क्या होगी, जीरो। सर अदर कॉस्ट क्या होगी, जीरो। लेकिन सर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन ईयर 1 नहीं कह रहा, वो कह रहा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा फौरन से, तो 10,000 आपके चले जाएंगे। सर 10,000 आपके चले जाएंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर, इसका मतलब है 10,000 का कैश मेरे पास से आउटफ्लो हो जाएगा, और कैश फ्लो 1,60,000 का होगा मेरा। सर यही कैसे हो गया, इनिशियल आउटले भी तो है ना आपका, इनिशियल आउटले भी तो 1,50,000 का आप करेंगे, तो सर कैश फ्लो में से आपके पास ये चला गया। हमसे ये बात समझ में आई, 10,000 और 1,60। बेसिकली मैंने बिजनेस में प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट कितने की, 1,50 की। वर्किंग कैपिटल मैंने उसमें कितने का लगाया सर, 10,000 का, तो टोटल मेरा आउटफ्लो कितने का हो गया सर, 1,60 का। वो 1,60 लिखा मैंने सामने, वो मैंने एक कॉलम खा गया हूँ मैं किसका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। वो क्यों लिखता मैं उसको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए फिर एक कॉलम जाया हो जाता मेरा। आ रही है बात समझ में? इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखता और एक कॉलम लिखता, वो भी तो आउटफ्लो इनफ्लो है ना। अब आ जाओ सर रेवेन्यू, अब जवाब दें सर रेवेन्यू। ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है इस तरह का, हर साल का रेवेन्यू सेम है अगर आप गौर से देखें तो सर अगर हर साल का रेवेन्यू सेम है तो आपके पास पहले साल का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, पहला आंसर आएगा 1,00,000, फिर यहाँ आंसर कितना आएगा आपके पास सर 1,00,000, फिर यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा आपके पास सर, यहाँ पे आएगा आंसर 1,00,000, फिर यहाँ पे आंसर कितना आएगा सर, यहाँ आंसर आएगा 1,00,000। परचेजेस की बात करें, क्वेश्चन में देखें परचेजेस कितने की हैं,
40,000 की सर आपके पास परचेजेस हैं, परचेजेस को सर मैं माइनस करूंगा, मैंने यहाँ लिखा कि सर परचेजेस, परचेजेस को सर मैंने इसमें से माइनस कर दिया, यहाँ भी आके मैंने लिखा सर इसके अंदर परचेजेस, परचेजेस को मैंने इसमें से माइनस कर दिया, यहाँ भी आके मैंने लिखा इसके अंदर परचेजेस माइनस कर दिया। अदर कॉस्ट की बात करें सर, अदर कॉस्ट कितने परसेंट है? 0.8, 1 लाख का 0.8, 1 लाख का 0.8 यहाँ पे कितना आएगा सर? 8,000। मैंने यहाँ पे आके मेंशन कर दिया सर कितना? 8,000। यहाँ भी आके मैंने मेंशन कर दिया कितना सर? 8,000। यहाँ भी आके मैंने मेंशन कर दिया कितना सर? 8,000, राइट। इन सारे सालों में चेंज इन वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं आएगा तीसरे साल तक, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, लेकिन आखिरी साल में आपको वर्किंग कैपिटल आपका क्या हो जाएगा सर? रिटर्न हो जाएगा, वापसी भी तो मिलेगा। जब मैं वर्किंग कैपिटल लगाता हूँ किसी दुकान में, मैं स्टॉक में पैसा फंसाऊंगा, जब दुकान खत्म करूंगा तो स्टॉक बेच दूंगा, पैसे वापस आएंगे। इसको ऐसा समझे ही नहीं स्टॉक, इसको समझे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट। भाई जब दुकान बंद करूंगा, प्रोजेक्ट बंद करूंगा तो वापस भी तो लूंगा ना वो पैसे, तो वो पैसे वापस आ गए मेरे पास। अब सर कैश फ्लो की बात करते हैं सर। पहले साल का कैश फ्लो कितना आएगा सर आपके पास? पहले साल का कैश फ्लो आएगा 52। फिर दूसरे साल का कैश फ्लो कितना आएगा सर? 52,000। तीसरे साल का कैश फ्लो कितना आएगा सर? वो आएगा आपके पास 52,000। मगर लास्ट ईयर का कैश फ्लो कितना आएगा सर? 62,000। सर ये सारे कैश फ्लोज आ गए। अब डेप्रीसिएशन की बात करें सर, डेप्रीसिएशन सर निकलती है 1,50,000 सर इसकी कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय सर लाइफ इसकी 4 साल है। आंसर निकालिएगा सर इसका। 37,500। तो सर मैंने लिखा 37,500 सर आपकी डेप्रीसिएशन आ गई सर इसकी, तो मैंने सारी डेप्रीसिएशन 37,500 इसमें से माइनस कर दी सर। तो यहाँ लिखा मैंने सर आके 37,500। अब सर आप अगर इन सबको माइनस करें तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सी वेयर द प्रॉफिट लाइक गोज। यहाँ लिखा सर मैंने आके 14,500 सर, मैंने यहाँ लिख दिया 14,500। सेकंड वाला भी 14,500 आएगा, थर्ड वाला भी सर 14,500 आएगा, मगर लास्ट वाला विल बी 24,500 सर। इसका आंसर मेरे पास 24,500 आएगा सही कह रहा है ये। फिर से सोच लो, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ हमजा, लास्ट वाले को फिर से ध्यान से देखो, सही है गलत है? क्यों अरीब, लास्ट वाले को क्यों गलत कह रहे हो? वो कॉस्ट ऐड होगी ना, क्यों कहते हैं सैलवेज वैल्यू की, सॉरी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में 0 है अरीब, स्क्रैप वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 है। फिर क्या हुआ? अभी भी गलत है। हाँ, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का कनेक्शन प्रॉफिट से नहीं होता। कैश के इनफ्लो आउटफ्लो का कनेक्शन इनकम स्टेटमेंट से क्या होता है? कुछ भी नहीं। सर ये बात तो मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई। ओ भाई इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकालते हैं ना, प्रॉफिट में कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखा जाता है? नहीं। वर्किंग कैपिटल का ताल्लुक किससे? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का ताल्लुक किससे? इनकम स्टेटमेंट से या बैलेंस शीट से? बैलेंस शीट से। तो उसको यहाँ कंसिडर क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट? सर तो कैश फ्लो में कंसिडर करेंगे, यस कैश फ्लो में तो कंसिडर होगा, लेकिन जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24,500। फिर वो जो 10,000 इसमें ऐड हुए हैं वो भी तो माइनस करेंगे जो वर्किंग कैपिटल के, वो प्रॉफिट थोड़ी है आपका, वो तो कैश है। मेरी बात समझ आई? कैश फ्लो में से सर डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल को भी तो एडजस्ट करेंगे ना, उसके बगैर कैसे सॉल्व कर लेंगे? प्रॉफिट चाहिए ना आपको। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? फिर से बताओ सब लोग। सर प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से निकलता है या बैलेंस शीट से? इनकम स्टेटमेंट से। और वर्किंग कैपिटल कहां पर होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस क्या? करंट लाइबिलिटीज। तो भाई करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में कोई भी चेंज आए इससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। आ रही है बात समझ में? तो सर लास्ट वाला आंसर आपका दोबारा क्या आ जाएगा? लास्ट वाला आंसर आपका 14,500 आ जाएगा। जो 10,000 का मैंने कैश फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के नाम से एडजस्ट किया उसे भी मैं हटाऊंगा। सर तो इवेंचुअली एक और नई बात पता चली सर, इसका तो एवरेज प्रॉफिट भी 14,500 आएगा, 14,500। यस, जब चारों सालों का प्रॉफिट सेम है तो प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 से आंसर रिपीट कर जाएगा। इसी तरह कैश फ्लो की बात करें सर, आप जब मैं आया मैंने आके कैश फ्लो की बात की, तो कैश फ्लो जरा निकालिए। बल्कि काम करते हैं पहले इसका ARR यही निकाल के कैलकुलेट करते हैं। सर मैंने लिखा सर आके ARR इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ लिखा आके एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट कितना है सर इसका? एवरेज प्रॉफिट है सर इसका 14,500 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है सर आपके पास? पहले तो ये बताइए कॉस्ट कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट है सर आपके पास 1,00,000। 1,00,000 है ना? 1,50,000। वेरी गुड सर। ओरिजिनल कॉस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट की कितनी है सर? 1,50,000। क्या स्क्रैप वैल्यू है क्वेश्चन में कोई? नहीं सर, स्क्रैप वैल्यू क्या है? 0। सर उसको डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे? 2। आंसर क्या आएगा? 75,000। अब सर एडिशनल वर्किंग कैपिटल को इसके आगे आपने क्या कर देना होता है? याद कराऊं मैं आपको? प्लस। सर ये तो फॉर्मूला नहीं है हमारे कोर्स में नहीं है ना।
लेकिन फॉर्मूला तो इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वाला यही लगेगा ना। दोबारा से तो क्या करें, अब लिखें, अब आपको मेरी बात समझ आएगी। सर आप लिखेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, इफ यू हैव द एडिशनल वर्किंग कैपिटल देन यू कैन यूज इट, अगर नहीं है तो जीरो हो जाएगी वो वैल्यू। सर अब जवाब दीजिए, अगर मैं इसको प्लस करके कर दूं आंसर इसका, तो आंसर किससे डिवाइड होगा सर? 85,000 से। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? ARR इक्वल्स टू 17.06%। अब ज़रा बगैर 85,000 के परसेंटेज निकाल के देखिए। लिख लिया। अगर आप बगैर एडिशनल वर्किंग कैपिटल के सॉल्व कर देते तब भी इसका आंसर ठीक है आपके कोर्स में, CI में। अगर आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल के साथ करेंगे तो भी ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? फौरन से हमजा फ़ोन निकालो, फौरन से फ़ोन निकालो, फ़ोन यूज़ करो ज़रा जल्दी से। चल रहा है डेटा? लिखें सर गूगल पे जाके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एवरेज इन्वेस्टमेंट फार्मूला, या एवरेज इन्वेस्टमेंट फार्मूला फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जल्दी से करें इसको। आंसर देखिएगा क्या आ रहा है गूगल पे आपके पास। एवरेज इन्वेस्टमेंट फार्मूला इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, पहला दूसरा तीसरा फार्मूला इमेज पे क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। जल्दी से देखिएगा भाई, अरीब चेक करना फ़ोन पे। हाँ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एवरेज इन्वेस्टमेंट फार्मूला इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या हो गया, इतना स्लो इंटरनेट है? ये तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो नहीं आ रहा। देखो चेंज कर देखो, दिया। चेंज तो मैं बता रहा हूँ ना हो चुका, लेकिन इमेजेस पे क्लिक करो। और उसमें जाके देखोगे तो लिखना, अच्छा आगे और फॉर्मूले को जरा और आगे इनहेंस कर दो तो पता लग जाएगा आपको। आप इमेजेस पे जाओगे तो आपको नजर आएगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, उस पर किस तरह यूज करना है। नजर आया हमजा? एक्चुअली यही है ना, देख लो अब, गूगल किया तो तुम्हें बार बार। एक्चुअल आ रहा है इसमें। हाँ, तुम लोग को हमेशा जो फॉर्मूला मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या किया हुआ उसने? 2। एडिशनल वर्किंग कैपिटल वाली बात अब आपको नजर आ रहा होगा, वहां भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो सर अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आपको इसका आंसर निकालना है, तो आप इसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट जब निकालेंगे तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे सर? 75,000 से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। मगर अभी भी बोल रहा हूँ, पुरानी मार्किंग स्कीम देखोगे तो उसमें यहाँ पे ये 10,000 ऐड हुए हुए नजर आएंगे। अगर वो ऐड कर रहा है तो भी गलत नहीं है। मेरी बात समझ में आई ना? पहले ऐसे ही था, अभी थोड़ा सा और गूगल करोगे तो मिल जाएगा। गूगल पे ये लिखोगे ना एवरेज इन्वेस्टमेंट विद एडिशनल वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला, देगा यही आंसर। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड ही कर रहा होगा वो। आ रही है मेरी बात समझ में? और ये 100% है सर। इसका आंसर आपके पास क्या, अगर आप ऐसा रखें तो आंसर क्या आएगा? 19.33%। अगर देख लो हमसे, अभी भी देख लो, मैं भी दिखा सकता हूँ स्क्रीन ऊपर करके, गूगल पे जाके दिखा दूंगा आपको एंड में। डन है? पे बैक पीरियड निकालना है सर। सर पे बैक पीरियड में आ जाए सर। सबसे पहले पे बैक पीरियड, पहली चीज क्या गिवन है आपके पास सर? 1,60,000। 1,60,000 में से 52 माइनस करें। 108। 108 में से 52 माइनस करें। देखो देखो देखो, 56। वेरी गुड। 52 और माइनस करें 4। तो इसका मतलब है सर कितने साल लग गए? 3 साल तो लग गए इसको। माइनस करके देख लें, मैंने जिन पे एरो बनाया उनको माइनस करें। ये सब माइनस होने के बावजूद आपके पास 4,000 बच रहे हैं। 4,000 अगर आपके पास बच रहे हैं तो पे बैक पीरियड आप कैसे निकालेंगे? 3 ईयर्स प्लस करेंगे सर इसके अंदर 4,000 और डिवाइड कर देंगे सर आप इसको कितने से? डिवाइड कर देंगे सर आप इसको 62,000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 12 से। 12 मंथ्स। आंसर बताइएगा। 0.77 मंथ्स। सही है, 0.77 मंथ्स अप्रोक्स। डन। सर डिस्काउंटेड पे बैक पढ़ते हैं सर। डिस्काउंटेड पे बैक क्या चीज़ होती है सर? कोर्स में नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने। अब आपके कोर्स में नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। डिस्काउंटेड पे बैक आपने नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं सर। उस जमाने में था, आप पढ़ते तो जमाने में।
हाँ बिल्कुल। अब ये कह रहा है सर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। यहाँ देखें ईयर, मैंने एक लाइन खींची 0 1 2 3 4, यहाँ मैंने एक लाइन खींची वर्किंग में, इसको यहाँ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा सर आगे क्या आएगा मेरे पास सर, सबसे पहले कैश फ्लो, पहला कैश फ्लो क्या है मेरे पास समझा 1,60,000। दूसरा कैश फ्लो कितने का है सर मेरे पास 52,000 का। तीसरा कैश फ्लो कितने का है 52,000 का। फिर थर्ड ईयर का कैश फ्लो कितने का है 52,000 का। लास्ट कितने का है सर 62,000 का। सर बिल्कुल सही सर 62,000 का। फिर सर मैं यहाँ डिस्काउंट फैक्टर लगाऊंगा। सर डिस्काउंट फैक्टर क्वेश्चन में देखिए पहले वाले पे क्या होगा, पहले वाले पे डिस्काउंट फैक्टर होगा 1, अगले वाले पे क्या होगा 0.909। पहले पढ़ के बताओ हमजा, 0 पॉइंट आगे 826, फिर आगे 0.751, 0.683, और सर इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, लिख सकते हैं। इस तरह सही तरीका है। टेबल बना पाओगा बॉय, लिखना ही लिखना है, लिखेगा वो ये सब चीज़ें। पहले वाले का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 वुड बी नेगेटिव, 52 को 0.909 से मल्टीप्लाई कर दो 47268। नेक्स्ट आंसर निकाल लीजिए सर इसका। फोर टू नाइन फाइव टू 42952। नेक्स्ट आंसर निकाल लीजिए सर इसका 39052। नेक्स्ट आंसर निकाल लीजिए सर इसका 35516। डन है। एनपीवी निकालिए सर इसकी। क्या ये आ रही है एनपीवी इसकी? चेक कीजिएगा क्या यही आ रही है एनपीवी इसकी 11618। नहीं आ रही हम साहब? चेक करो लीना, आंसर यही आ रहा है सेम। वैल्यूज देखना जैनब सेम है 47268, वैल्यू सेम है ये। दूसरी वैल्यू 42952, 39052, चौथी वैल्यू 35516। लास्ट वैल्यू चेक करो 42 पॉइंट कैसे आ सकती है 42346। चेक करो भाई सही है हमजा? सही है। अब इसका आंसर निकालो। इसका आंसर आपके पास आएगा 11618। इसका आंसर आएगा आपके पास 11618 एंड द एनपीवी इज पॉजिटिव, द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। एनपीवी पॉजिटिव है इसकी तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। डन। उसके बाद सर आगे बढ़ें, आईआरआर निकालना है सर। इसी फंक्शन में अगर आप आईआरआर निकालना चाहते हैं तो आईआरआर को फिर से देख लें। मैं ज़रा कैलकुलेटर के लिए आपसे एक काम कर पा रहा हूँ सर। आईआरआर के लिए आपका फॉर्मूला होता है सर लोअर रेट प्लस, ब्रैकेट ओपन करते हैं सर आप इसके अंदर, ब्रैकेट ओपन करके सर आप इसके अंदर लिखते हैं एनपीवी लोअर रेट की, डिवाइड कर देते हैं सर आप इसको एनपीवी लोअर रेट में, प्लस कर देते हैं सर आप, प्लस से मेरा मतलब माइनस रखिएगा शुरू में। एनपीवी कौन सी? एनपीवी हायर रेट वाली। और सर अब इसको आप जब आगे ब्रैकेट में लेके जाते हैं तो आप लिखते हैं सर एन आर एच माइनस क्या करते हैं सर आप इसके अंदर से आर एल। डन। जो NBBL है वो यानी हमारे पास सबसे पहला वाला रखा लोअर रेट, पहला नहीं लोअर रेट। NBB एन जो आर एल से निकला है वो एनपीवीएल है, जिस पे आपने लोअर रेट अप्लाई किया उससे एनपीवीएल निकला है। आर बताइए कितना है, आपने क्या निकाला? कहीं निकाला है? अभी नहीं निकाला आपने। दूसरा रेट कहाँ निकाला अभी? दूसरा निकालने के लिए आपको कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 30% से। तो जो आपका कैश फ्लो है उसको लिए आप एक और टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल कैसे बनाएंगे सर? मैं यहाँ लिखूंगा आके, आपके पास क्या आएगा ईयर, आप यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इसके साथ। लाइन ड्रॉ करने के बाद सर मैं यहाँ पे लिखूंगा आके कैश फ्लो। सर जवाब दीजिए आपका कैश फ्लो कितने का आएगा? कोई बता सकता है बच्चा मुझे सर इसका कैश फ्लो कितना आ रहा है आपके पास?
हाँ वेरी गुड सर, पहले वाले का आंसर इसका आ रहा है 160, 160 में पहला आ गया सर 52,000, फिर आंसर कितना आ गया सर इसका 52,000, फिर आंसर इसका कितना आ गया 52,000, लास्ट आंसर कितना आ गया सर 62,000। सर तो ये आ गया आपके पास। फिर आगे क्या लिखा मैंने इसके अंदर आगे डिस्काउंट फैक्टर। सर जवाब दीजिए, पहला डिस्काउंट फैक्टर 1 है, दूसरा कितना है 0.761, फिर क्या है 9, दूसरा बताएं। 30% पे लिखा हुआ है ना डिस्काउंट फैक्टर, 592, तीसरा 0.455, फिर नेक्स्ट 0.350। सर मल्टीप्लाई करते चले जाएं इसको, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। 399 पहले वाले का आंसर आ जाएगा आपके पास 1,60,000, पहला आंसर आ जाएगा 39988, 307 784, 30784, नेक्स्ट 23660, नेक्स्ट 21,700। फिर सर आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास आएगा एनपीवी 43,868। श्योर, मेरा आंसर तो 9575 आ रहा है इसका। अच्छा हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, वो उसका आंसर है दूसरा। सर डन है। अब यहाँ पे आ जाएं सर, RHRL की वैल्यू बताते हैं सर, कितने परसेंट था सर 10%। प्लस करते हैं सर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एनपीवी लोअर वाली की कितनी आई सर आपके पास 11618, ऐसा ही है सर। उसके बाद आप इसे डिवाइड करेंगे तो NPVL आपके पास कितनी आएगी 11618, माइनस को आप प्लस कर देंगे। क्यों सर, ये पॉजिटिव था या नेगेटिव, दूसरा वाला ये नेगेटिव आंसर है, इसका आंसर नेगेटिव है आपके पास, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा सर प्लस। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है ना, तो वो प्लस हो जाएगा सर। प्लस हो गया तो अब जवाब दीजिए सर, नीचे वैल्यू क्या लिखूंगा सर मैं 4386 और सर मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। फिर RH कितना है मेरे पास सर 30%, माइनस कर दूंगा सर मैं उसके अंदर से 10%। तो कैलकुलेटर अब देखें, इसका इस्तेमाल असल में कैलकुलेटर का है सारा, आप कैलकुलेटर सही यूज़ करेंगे आपकी गलती नहीं आएगी। कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है भाई, सबसे पहले तो ये जो NPV वाला ब्रैकेट है ना सर, इसे आपने सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले आपने 11618 प्लस कर देंगे सर इसके अंदर 43868। सर आप इनको पहले डिवाइड कर लें, उसको मल्टीप्लाई बाय 20 करें, प्लस 10 कर दें, परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। क्या आंसर आ रहा है सर आपके पास का 14.19। सर इसका आंसर चेक कर लें, आपके पास 14.19% आएगा। आखिर में आप परसेंट खुद लगा देंगे। मैं रिपीट करता हूँ सर, अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है सर। ये सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट, वहाँ सामने वाली फिगर में नज़र आ रहा है कि इसमें 20 का डिफरेंस है। जो भी आपकी वैल्यू आती है रेड की, आप उसे इस येलो से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, उसको सर आप 10 में ऐड करेंगे, परसेंटेजेस को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। जो मैं कह रहा हूं वो तो करो, कैलकुलेटर बंद करो, पता नहीं क्यों मैथ्स नहीं आती। 11618 डिवाइडेड बाय 11618 प्लस 43668 सॉरी 43868 इक्वल्स टू दबाइए, क्या किया, उसमें प्लस कर दें कितने को, उसमें प्लस उसको मल्टीप्लाई कर दें 20 से। सामने देखो तो सही, करना खुद है ना, बाद में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से। क्या आंसर आया, 0.041 मैं प्लस कर दो इसमें 10 को। तो सर वही तो मैं कंफ्यूज हुआ था कि मेरा 10.0418 आ रहा था। अभी क्या आ रहा है आंसर, परसेंटेज नहीं लगानी, परसेंटेज कहीं भी इस्तेमाल नहीं करनी। अब आंसर बताओ लास्ट में क्या आया, यही आया सेम 14.19% आ गया इसका आंसर। सर ये आंसर आपका IR आ रहा है, जहाँ पे आप NPV को इक्वल्स टू क्या करेंगे 0 कर देंगे। मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, और मैं जो बैठे मैं ऑफ कर रहा हूँ, मतलब आप काम करेंगे अरीब और हसन दोनों। बेटा इसका जो प्रोजेक्ट B है ना, प्रोजेक्ट B, इसे कंप्लीट करिए ज़रा जल्दी से। आपने इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करना है, दैट्स इट। फिर हम पास पेपर स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। One second.